बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से हैं। बेटा जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स जो है ये स्टार्ट किया हुआ है और इस पर मैं ऑलरेडी इस चैप्टर पर 20 लेक्चर जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ। आज लेक्चर नंबर 21 में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो है उसको डिस्कशन करने जा रहे हैं और ये थ्योरम आपका इसका जो प्रूफ है, इसका प्रूफ जो है वो आपके पास पास्ट पेपर में मैक्सिमम टाइम आ चुका है। इसके अलावा चूँकि आप जानते हैं कि हमने एक्सरसाइज 1.3 जो है वो स्टार्ट की हुई है और 1.3 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 3 हमने स्टार्ट करना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 से पहले ये जो थ्योरम आपका आ रहा है, ये थ्योरम जो है इसका इस्तेमाल आएगा, ठीक है। और ये थ्योरम बजाते खुद भी पेपर में आ जाता है प्रूफ के लिए। तो थ्योरम कुछ इस तरह है, कहता है जी प्रूव डैट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यानी कि अगर आपका एंगल थीटा जो है वो 0 के करीब हो तो साइन थीटा ओवर थीटा जो है इसका आंसर हमेशा 1 के बराबर आएगा, ठीक है। और थीटा आपका रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इस थ्योरम को प्रूफ करने से पहले यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम सैंडविच थ्योरम जो है जिसका इस्तेमाल यहाँ पर आएगा इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, उसके मुतालिक हम यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं। तो सैंडविच थ्योरम की स्टेटमेंट बेटा कुछ इस तरह है कि फ़र्ज़ कर रहे हैं कि हमारे पास 3 फंक्शन है एफ जी एंड एच आर 3 रियल वैल्यूड फंक्शन। ये 3 फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन उन फंक्शन को बोलते हैं जिनके आंसर जो हैं वो रियल नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं होते। सच डैट कि इन तीनों फंक्शन में सबसे छोटा फंक्शन जो है वैल्यूज़ के लिहाज से एफ ऑफ एक्स है, दरमियान में जी ऑफ एक्स है और तीसरा फंक्शन एच ऑफ एक्स है। सबसे स्मॉलर एफ ऑफ एक्स, फिर जी ऑफ एक्स, फिर एच ऑफ एक्स। मिसाल के तौर पर आपको समझाने की खातिर मैं यहाँ पर एक फंक्शन लेट कर दिखाता हूँ आपको कि एफ ऑफ एक्स हम ले लेते हैं यहाँ पर 1 ओवर एक्स क्यूब, जी ऑफ एक्स में रख लेता हूँ 1 ओवर एक्स स्क्वायर और एच ऑफ एक्स जो है वो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ 1 ओवर एक्स। तो ये बात अंडरस्टूड है कि अगर 1 को आप एक्स क्यूब पर डिवाइड करें और फिर उसी 1 को आप एक्स स्क्वायर पर डिवाइड करें और फिर उसी पावर को 1 को आप एक्स पर डिवाइड करें तो सबसे छोटा आंसर किसका होगा? ज़ाहिर सी बात है एच ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स का होगा, क्योंकि 1 को एक्स क्यूब पर डिवाइड कर रहे हैं, एक नंबर का क्यूब लेकर उस पर आप डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर चलिए मैं आपको कहता हूँ आप एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालें, तो एफ ऑफ 2 पर इसका आंसर कितना आएगा 1 ओवर 8। जी ऑफ 2 का आंसर कितना आएगा 1 ओवर 4 और एच ऑफ 2 का आंसर कितना आएगा 1 ओवर 2। तो ये मैंने 1 को 2 पर डिवाइड किया, इधर 1 को 4 पर डिवाइड किया, इधर 1 को 8 पर डिवाइड किया। तो सबसे स्मॉलर कौन है? सबसे स्मॉलर आपका एफ ऑफ 2 है, फिर आपके पास दरमियान में जी ऑफ 2 है, फिर एच ऑफ 2 है, ठीक है। तो इस तरह आपके पास अगर 3 फंक्शन है एफ जी एच, सबसे छोटा एफ ऑफ एक्स है, फिर उसके बाद जी ऑफ एक्स है, फिर उसके बाद आप, तो अगर आपको इस तरह ये 3 फंक्शन मिलें तो फिर कहता ये है कि फर्दर इफ़ ये जो सबसे स्मॉलर फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उसकी अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पर एल के बराबर है और सबसे बड़े फंक्शन एच ऑफ एक्स की लिमिट जो है वो भी एल के बराबर है, तो फिर जो दरमियान वाला फंक्शन होगा जी ऑफ एक्स उसकी लिमिट भी ए के ऊपर एल के बराबर आएगी, ठीक है। दोबारा सुने, आपके पास ये 3 फंक्शन है, इन 3 फंक्शन में रिलेशन कुछ इस तरह का है कि एफ सबसे स्मॉलर है, जी सबसे दरमियान में, एच सबसे बड़ा है। अगर ये साइडों वाले जो फंक्शन है एफ और एच, इन दोनों की लिमिट एक्स इज इक्वल ए के ऊपर एल के बराबर है तो दरमियान वाले की लिमिट एल के बराबर ही होगी। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ आपके जो सबसे ये जो साइड्स पर फंक्शन है यानी एफ और एच, इनकी लिमिट हमारे पास गिवन है। मिसाल के तौर पर अगर कहता है कि आपके पास एफ की लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स, ये एल के बराबर है, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एफ एक्स, ये भी एल के बराबर है। तो अब जो तीसरा फंक्शन होगा ना एच ऑफ एक्स, इसकी लिमिट भी जो है ना एल के ही बराबर आएगी। मतलब कोई से 2 फंक्शन की लिमिट अगर आपको मालूम हो और वो लिमिट दोनों सेम चाहिए, दोनों सेम होनी चाहिए, तो फिर दरमियान वाला या तीसरा फंक्शन जो सा भी बचता होगा उसकी लिमिट भी वही होगी जो बाकी 2 की है। ये आपका सैंडविच थ्योरम है, ठीक है। अब इसको हमने यूज़ करना होगा एंड में। तो अब मैं जो प्रूफ कर रहा हूँ उसकी तरफ मूव करता हूँ। तो प्रूफ जनाब ये करना है हमने कि साइन थीटा और थीटा जो है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, इसका आंसर 1 के बराबर है। आप इस चीज़ को न्यूमेरिकली भी चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि आप ये टेबल बना कर देख लें
ठीक है, मैं अब यहाँ पर चेक करके तो नहीं बता रहा। थीटा की लिमिट्स आप 0 के करीब करीब रखिएगा। मिसाल के तौर पर आप रख लें 0.01, 0.02, 0.03, ठीक है, 0.005 कर लें। इस तरह की लिमिट्स आप पुट करके देखें जो 0 के करीब करीब नंबर हैं, और मज़ीद 0 के करीब कर दें, 0.000, टेट्रा 0, 1 कर लें। इधर आप इसका आंसर निकालें साइन थीटा ओवर थीटा का। कैलकुलेटर आपके पास मौजूद होगा, बस कैलकुलेटर को रेडियन में पहले कन्वर्ट करना आपने। थीटा की वैल्यू 0.01 पुट कर दी इधर, इसी पर आपने 0.01 पर डिवाइड करना है। आप कैलकुलेटर से चेक करके देख लें, इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर आएगा। इसी तरह ही इनको चेक करके देख लें, तब भी सबके आंसर जो हैं वो 0.01 के बराबर 1 के बराबर अप्रॉक्सीमेटली होंगे। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ करना है इसको कि जब भी आपका थीटा 0 के करीब करीब चल जाएगा, आंसर 1 के करीब करीब चल जाएगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपका थीटा 0 के करीब नहीं जाता, मिसाल के तौर पर आपने थीटा रख लिया 100 के बराबर, तो आप चेक करके देखिएगा साइन 100 ओवर 100 का आंसर ये 1 के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल नहीं होने वाला। ठीक है, ये 1 से दूर होगा। तो अभी हम इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए, प्रूफ करने का जो तरीकाकार है वो ये है कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रा कर लिया, और ये सर्कल जो है मैंने लिया यहाँ पर यूनिट सर्कल। कौन सा सर्कल लिया है? यूनिट सर्कल ले लिया। तो यहाँ पर कुछ सपोजिशन मैंने लिखनी होगी। नहीं, प्रूफ करना है आपने इस तरह स्टार्ट के लेट ओ बी दी सेंटर ऑफ दी यूनिट सर्कल। ये मेरे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ के बराबर है, और वो उसका जो रेडियस है वो 1 के बराबर। ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 के बराबर होता है उसे आप बोलते हैं यूनिट सर्कल, यानी कि r = 1 यहाँ पर भी है, r = 1 यहाँ भी है। रेडियस आप जानते हैं यहाँ से o से लेकर a तक का डिस्टेंस और o से लेकर b तक का डिस्टेंस जो है वो रेडियस कहलाता है। ठीक है, ये दो इसके रेडियाई मैंने ड्रा करनी है। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ यूनिट सर्कल, डैट इज़ यहाँ पर o से लेकर a तक का डिस्टेंस और o से लेकर b तक का जो डिस्टेंस है बेटा जी, ये आपके पास r के बराबर है, और r यहाँ पर 1 के बराबर है। अगला काम मैंने यहाँ पर ये करना है कि इस दो रेडियस के दरमियान ये जो एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है, ये थीटा जो है यहाँ पर मुझे बताएं देखकर, ये थीटा आपके पास 90 से बड़ा नज़र आ रहा है या 90 से छोटा नज़र आ रहा है? और ज़ाहिर सी बात नज़र आ रहा है कि अगर ये एंगल यहाँ पर ऐसे होता तो फिर ये होता आपके पास 90 डिग्री के बराबर। तो ये 90 से बिलो है, तो 90 से बिलो एंगल को क्या कहते हैं? अक्यूट एंगल। तो आप यहाँ पर ये चीज़ आगे लिखें, एंड theta is an acute angle as shown in figure, as shown in figure। अब यहाँ तक जो आपने फिगर बनाई है उसके मुताबिक ये इतनी चीज़ आपने सपोजिशन लिख ली है। अब अगला काम मैंने ये करना है कि मैं ये जो इसको प्रूफ करने के लिए ये जो आपके पास रेडियस ओ भी है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगा। एक्सटेंड करने का मतलब इसको बढ़ा दूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो कैसे बढ़ाना है के लिए कह रहा हूँ, ज़रा देखिएगा। यहाँ से इसको मैं ले जाऊँगा यहाँ तक, ये मैंने इसको कर दिया एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब बढ़ा देना। और ये बढ़ाने के बाद ये जो आपके पास रे बनी है, ठीक है, लाइन बनी है, इसको लाकर इस ए के साथ आप मीट करवा दें, यानी कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर दें। ये क्यों करना है आपने? हमने इसको प्रूफ करना है, और प्रूफ करने के लिए ये आपके पास एक तरीकाकार है। ठीक है, ये कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं मैं कर रहा, इसी तरीके से हम देखेंगे कि हमने प्रूफ इस तरीके से किया हुआ है बुक में। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, मैंने ओ बी को एक्सटेंड कर दिया। कहाँ तक एक्सटेंड किया? इस पॉइंट डी तक। इसमें डी का नाम दे देता हूँ। और डी से बाद में मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया ए के ऊपर। सही है, डी से मैंने यानी कि परपेंडिकुलर क्या कौन है? डी ए। परपेंडिकुलर किसके ऊपर है? ये रेडियस के ऊपर। रेडियस कौन है? ओ ए। तो अब अगली सपोजिशन आपने ये लिखनी होगी, ले बेटा, यहाँ पर आपने लिख देना कि एक्सटेंड ओ बी टू पॉइंट डी और एंड ड्रा आ परपेंडिकुलर डी ए ऑन ओ ए। डी ए एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया आपने इस रेडियस यानी ओ ए के ऊपर। और उसके बाद एक इजाफी काम आपने ये करना है, आल्सो टेक बी सी एज अ परपेंडिकुलर ऑन ओ ए। यहाँ से बी सी से भी आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है ओ ए के ऊपर, यानी कि ये भी एक आपका परपेंडिकुलर होगा यहाँ पर। ये आपका
BC एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रा कर लिया किसके ऊपर, OA के ऊपर। अच्छा, अब आपने गौर करना है यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस जहाँ से अब आपका प्रूफ ये शुरू होने लगा है। फ्रॉम द फिगर वी कैन ऑब्जर्व डैट, फ्रॉम द फिगर वी कैन ऑब्जर्व डैट, फिगर से आप ज़रा गौर करें, यहाँ पर ये फिगर जो है ना आपकी 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई है। यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, एक ट्राइंगल यहाँ पर और बनेगी, और वो ट्राइंगल कौन सी है ज़रा गौर कीजिएगा। 2 ट्राइंगल तो ये हैं, एक आपके पास ये ट्राइंगल बनती है ना OAD, एक ट्राइंगल जो है यहाँ पर ये A और B को मिलाकर आपने बनानी है। इन ये वाली OAB, ये जो OBC ट्राइंगल है ये क्यों बनाई है, ज़रा मैं इसका भी आपको इस्तेमाल भी बताता हूँ। तो आपने यहाँ पर 3 ट्राइंगल्स पर गौर करना है जनाब, 3 एरियाज़ पर गौर करना है आपने बेटा। कौन कौन से 3 एरियाज़ हैं वो ज़रा देखें। एक है एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, फ्रॉम द फिगर वी कैन ऑब्जर्व डैट एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB ये लेस देन है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर OAB, और ये लेस देन है एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD। ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। अब इसमें इन 3 चीज़ों में पहली चीज़ है एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ये आपकी ट्राइंगल है OAB, यहाँ से ये OAB। अगली चीज़ है एरिया ऑफ सेक्टर OAB। अब ये सेक्टर क्या होता है, सेक्टर आप बेटा कहते हैं पार्ट ऑफ सर्कल, एक पार्ट ऑफ सर्कल होता है, सर्कल का यानी वो हिस्सा जिसको आप 2 रेडियाई की मदद से बनाते हैं। यानी कि यहाँ पर ये जो आपको इस तरह की ये जो फिगर नज़र आ रही है ना, यानी ये जो आपका पास है ये पिज़्ज़ा टाइप जिसे आप कह लें, ये जो चीज़ है OAB, ये ज़रा गौर से देखिएगा। OA ये ट्राइंगल की तरफ नहीं जाना, ये जो सर्कल की बाउंड्री के साथ ये जो बनता है पिज़्ज़ा, ठीक है। तो ये जो आपके पास है ना, दिस इज़ सेक्टर ऑफ सर्कल। क्या है, दिस इज सेक्टर ऑफ सर्कल, ये आपके पास सेक्टर ऑफ सर्कल है। अब ये सेक्टर ऑफ सर्कल का एरिया आप ज़ाहिर सी बात है देखने में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, कि ये ट्राइंगल छोटी है, फिर ये सेक्टर ऑफ सर्कल यहाँ से यहाँ तक ये सारा ये बड़ा है, और फिर इससे बड़ा ये ट्राइंगल, बड़ी ट्राइंगल जो आपके पास यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल OAD नज़र आ रही है, ये इन तीनों सबसे बड़ी है। अब इसको मैंने यहाँ पर इस्तेमाल करना है, और इसकी मदद से मैंने यहाँ पर ये जो प्रूफ करना है ना, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा पर थीटा इक्वल टू 1, इसको हमने प्रूफ करना है। मैं यहाँ पर इसे ज़रा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा था, इनक्वालिटी नंबर, इसको 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब आपने अगली चीज़ यहाँ पर क्या निकालना है, आपने यहाँ पर निकालना है सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB निकालने के लिए अब आपको पता है किसी ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है, वो अब आपको पता होना चाहिए। किसी भी ट्राइंगल के जो एरिया का फार्मूला होता है ना जनाब, वो निकालते हैं इस तरह। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, या इसे समटाइम ऑल्टीट्यूड भी लिखा होता है, ठीक है, या परपेंडिकुलर हाइट। तो अब आपने निकालना है, यहाँ पर गौर से देखिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB आपके पास क्या होगा, OAB ट्राइंगल में बेस कितनी है, ये OA है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 1/2 बेस कितनी है OA। उसके बाद अगली चीज़ इसकी हाइट है। हाँ जी, ये ट्राइंगल हमारे पास बनती है, यहाँ पर मैं लैदा करके बनाता हूँ, ये हमारी ट्राइंगल कुछ इस तरह की है। अब इस ट्राइंगल में ये O, ये A, ये आपके पास B आ गया, इसकी हाइट किस तरह निकलेगी, इसकी हाइट ये है, ये जो मैंने ड्रा किया था ना परपेंडिकुलर, ये इस मकसद के लिए निकाला था, ठीक है। तो ये इस ट्राइंगल की हाइट निकालनी है, तो इस ट्राइंगल की हाइट कितनी है BC, ये भी हम निकालेंगे यहाँ पर। तो ये आ गई जनाब इस ट्राइंगल की हाइट, डैट इज़ BC। आगे चलें, लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर OAB। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है 1/2 रेडियस का स्क्वायर थीटा,
हाफ आर स्क्वायर थीटा, ये फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आपके पास चूँकि ये मैंने यूनिट सर्कल बनाया, तो यूनिट सर्कल का रेडियस कितना है, 1 के बराबर है, तो ये कितना रह जाएगा, θ/2। तो एरिया ऑफ सेक्टर आ गया θ/2 के बराबर। आगे चलें, लेस देन एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD, ये बड़ी ट्राइंगल आपके पास OAD है, OAD ये बड़ी ट्राइंगल है। तो इसमें इस राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे पहले हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है ना OAD का। तो सबसे पहले क्या चाहिए, बेस। तो इस बड़ी ट्राइंगल की बेस वही है जो ये छोटी ट्राइंगल की निकाली थी। तो बेस यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस वो कितना है, OA के बराबर है। अब इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट ये जनाब, ये हाइट है इसकी परपेंडिकुलर, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में उसकी जो ये परपेंडिकुलर होता है वो उसकी हाइट को ही शो करता है। ये जो फिगर आपके पास बनी थी ना OAB, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं थी, तो इसमें मैंने इस तरह ये वर्टिकल हाइट निकालने के लिए इस तरह परपेंडिकुलर ड्रा किया था। जब एक ट्राइंगल खुद राइट एंगल ट्राइंगल होती है तो उसमें ये वाली चीज़ जो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ये इसकी वर्टिकल हाइट को शो करता है। तो इसकी हाइट कितनी है, AD, इसे मैं 2 का नाम देता हूँ। लो जी, अब यहाँ पर आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। अब यहाँ पर आपको OA तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक रेडियस है वो 1 के बराबर है, ठीक हो गई बात। ये अगली चीज़ आपको चाहिए BC और AD, ये 2 टारगेट हैं आपके, BC के और AD मालूम करने के। ये पहले हमने यहाँ से मालूम करने हैं, वो देखें कैसे मालूम करते हैं। यहाँ पर नहीं बेटा, अब यहाँ पर हमने मालूम करना है BC। तो BC मालूम करने के लिए मैं इस OBC ट्राइंगल को इस्तेमाल करूँगा। आप इसके नीचे लिखेंगे आगे जाकर, मैं ये सामने पेज रख के कर रहा हूँ ताकि मेरे पास फिगर ये मेरे पास रहे, मैं पेज टर्न नहीं कर रहा। इसके नीचे आपने ये स्टेप लिखना है, फ्रॉम ट्राइंगल OBC, इसके ऊपर आपने वैल्यू निकालनी है किसकी, ये BC की, परपेंडिकुलर। ये राइट एंगल ट्राइंगल बनती है आपकी OBC, राइट एंगल ट्राइंगल है। इसके ऊपर साइन थीटा की डेफिनेशन लगा दें तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपने निकालना है, डैट इज हेयर BC, ये BC तो आपको चाहिए, और हाइपोटेन्यूज कौन है, हाइपोटेन्यूज है OB, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा BC आपने निकालना है, तो OB इज रेडियस हेयर, और रेडियस की वैल्यू कितनी है, 1 के बराबर है। तो लो जी, आपके पास यहाँ पर जो BC है, BC बराबर आ गया साइन थीटा के, ठीक हो गई बात। ये आपके पास जनाब BC आ गया। अगली चीज़ आपने यहाँ से निकालनी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD में ये एक चीज़ बनी थी AD आपने निकालना है। तो AD निकालने के लिए अब ये बड़ी ट्राइंगल की तरफ आ जाएं, ठीक है, ये बड़ी जो ट्राइंगल है। अब इस बड़ी ट्राइंगल पर आपने अगला स्टेप आपने यहाँ लिखना है, फ्रॉम ट्राइंगल OAD, इसके ऊपर आपने टेन थीटा की डेफिनेशन लगानी है। टेन थीटा की डेफिनेशन लगाएंगे, टेन थीटा की डेफिनेशन यहाँ पर क्या बनती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना, AD ये हमें चाहिए, और बेस कितनी है यहाँ पर, बेस हमारे पास है यहाँ पर OA। अच्छा, अब AD हमने निकालना है, ये एज इट इज़ आ जाएगा, और बेस हमारे पास OA, और OA की वैल्यू कितनी है, वो रेडियस है, रेडियस किसके बराबर है, 1 के बराबर है। लो जी, आपका टेन थीटा जो है यहाँ पर, यानी कि AD जो है वो यहाँ पर जनाब आ जाएगा आपके पास टेन थीटा के बराबर। अब अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि जनाब मैंने यहाँ पर बड़ी ट्राइंगल पर साइन की डेफिनेशन क्यों नहीं लगाई या छोटी ट्राइंगल पर टेन की डेफिनेशन क्यों नहीं लगाई, तो इसमें मेरी कोई अपनी मतलब मैंने मर्ज़ी से नहीं किया। एक्चुअली अगर फ़र्ज़ कर लें कि आप ये बड़ी ट्राइंगल के ऊपर OAD के ऊपर साइन थीटा की डेफिनेशन लगाते हैं, तो साइन थीटा की डेफिनेशन लगाने के बाद होगा क्या, साइन थीटा की डेफिनेशन है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर AD आ गया, ये तो ठीक है, हमने मालूम करना था। हाइपोटेन्यूज बनता है OD, तो OD हाइट ये कहाँ से लेके आएंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, हमें को पता है। आपने एक्चुअली हर मरतबा हर दोनों ट्राइंगल पर इस तरह की डेफिनेशन इस्तेमाल करनी है कि एक जो हाइट हमने मालूम करनी है वो बीच में शामिल हो जाए, और दूसरा ये जो रेडियस है ना OA और OB ये बीच में शामिल होना चाहिए, ठीक है। इसलिए जब आप छोटी ट्राइंगल को इस्तेमाल करेंगे तो फिर उस पर एक तो BC आ जाएगा, उसमें हमें चाहिए, और यहाँ पर साइन की डेफिनेशन लगाएंगे तो ये हाइपोटेन्यूज बीच में इन्वॉल्व हो जाएगा, यानी OB बीच में इन्वॉल्व हो जाएगा। अगर आप छोटी ट्राइंगल पर टेन की डेफिनेशन लगाते हैं तो उससे क्या होगा, टेन की डेफिनेशन है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर तो आ गया BC हमने मालूम करना। अभी छोटी ट्राइंगल की बेस कितनी बनती है OC, तो OC का डिस्टेंस कहाँ से लेके आऊँगा मैं, ठीक है। तो इसलिए हर मरतबा आपने करना कुछ इस तरीके से है कि दोनों मरतबा जब भी आप डेफिनेशन इस्तेमाल करें तो एक वो हाइट जो हमें चाहिए, जैसे यहाँ पर AD चाहिए था, और दूसरी ये दोनों रेडियस इस्तेमाल हो जाएँ, ठीक है। तो ये आपने इसी तरीके से करना है, ठीक है।
अच्छा लें जी, अब मैं यहाँ पर BC की वैल्यू और यहाँ पर जो AD की वैल्यू है उसको मैं यहाँ पर इनक्वालिटी नंबर 2 में पुट कर रहा हूँ। तो अब मैं पेज टर्न करके नेक्स्ट पेज पर जा रहा हूँ। ले बेटा, मैंने ये इनक्वालिटी नंबर 2 को दोबारा लिख दिया आपकी आसानी के लिए। अब तमाम वैल्यूज़ मैं इस इनक्वालिटी नंबर 2 में पुट करने लगा हूँ। तो ये आ गया 1/2 BC अभी हमने निकाला है। BC की वैल्यू आपके पास निकली थी साइन थीटा। OA यहाँ पर रेडियस था और रेडियस में 1 के बराबर था, तो ये ख़त्म हो गया, 1 आ गया। ये आ गया θ/2 आगे, लेस देन 1/2 OA, फिर यहाँ पर ये 1 के बराबर है, ख़त्म हो जाएगा। और AD कितना निकले, tan थीटा। ठीक होगी बात ये। अच्छा अब यहाँ पर इसको मैं लिख लेता हूँ ऐसे, sin θ/2 लेस देन θ/2 लेस देन 1/2 tan थीटा को बदल लेते हैं इस तरह, sin θ/cos थीटा में। ठीक होगी बात ये। अच्छा जी, अब यहाँ पर इस पूरी इनक्वालिटी को यहाँ पर 1 बनाना है मैंने। यहाँ पर मेरा टारगेट है, यहाँ पर इसको किसी तरीके से 1 बना लूँ। ठीक है, तो मैं क्या करने लगा, यहाँ देखें, मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1 कैसे बनेगा, जब इसको मैं 2/sin थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ। ठीक है, तो अब अगली बात यहाँ पर आपने एक रीज़न लिखनी है, एज 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2, यानी थीटा आपके पास अक्यूट एंगल कौन सा होता है, जो 90 से बिलो होता है, यानी पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो जब एंगल पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है तो मुझे बताएं आपका साइन जो होता है वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। ठीक है, एज आपका थीटा 0 से π/2 के दरमियान है, सो साइन थीटा का आंसर ग्रेटर देन 0 होगा। तो लिहाजा इसको मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, मल्टीप्लाई 3 सो मल्टीप्लाई 3 बाय 2/sin थीटा। 3 को आप 2/sin थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा अब यहाँ पर ये चीज़ लिखने की वजह क्या है, इसकी वजह ये है, ये लाइन लिखने की कि 0 थीटा से छोटा है, थीटा π/2 से छोटा है, लिहाजा साइन थीटा ग्रेटर देन 0 होगा। इसकी वजह लिखने की ये है कि आप जानते हैं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, अगर A लेस देन हो B से और आप इसको किसी नंबर C से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर AC लेस देन होगा BC से सिर्फ तब जब C पॉजिटिव हो। अगर आपने C रखा नेगेटिव तो फिर ये साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ये लेस देन है तो ये चेंज होकर ग्रेटर देन का साइन होगा। तो यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है इसलिए कि भाई साइन चूँकि यहाँ पर पहले क्वाड्रेंट में होने की वजह से पॉजिटिव होगा। ठीक है, लिहाजा इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज नहीं होंगे। तो चले मल्टीप्लाई करें इसको, ये आ जाएगा जी 2/sin थीटा मल्टीप्लाई बाय sin θ/2 लेस देन 2/sin थीटा मल्टीप्लाई बाय θ/2 लेस देन 2/sin थीटा मल्टीप्लाई बाय 1/2 sin थीटा ओवर cos थीटा। इस पूरी इनक्वालिटी को हर साइड पर मैंने 2/sin थीटा से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर इसको आप जो सी चीज़ें कैंसिल होती हैं उसको कैंसिल कर दें। sin थीटा से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये रह गया sin थीटा से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बाकी जो चीज़ें बचती हैं उसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर। तो बाकी क्या बचा जी, यहाँ पर तो रह गया 1, ये आ गया लेस देन θ/sin थीटा लेस देन 1/cos थीटा। ठीक हो गई बात ये। अब आगे देखें ज़रा यहाँ पर। अच्छा अब यहाँ पर आपने ये भी छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि अगर A B से छोटा हो और A और B दोनों पॉजिटिव हैं तो जब आप इनका रेसिप्रोकल लेते हैं ना तो 1/A जो है वो बड़ा हो जाता है 1/B से। जैसे देखें जी 2 छोटा है 3 से, तो 1/2 का आंसर जो होगा ना वो 1/3 से बड़ा हो जाएगा। आपके सामने ही है भी 1/2 होता है 0.5 और 1/3 होता है 0.33, तो कौन बड़ा हुआ ये, यानी कि अगर 2 नंबर पॉजिटिव हों तो उनका रेसिप्रोकल लेने से छोटा वाला नंबर बड़ा हो जाता है और बड़ा वाला नंबर छोटा हो जाता है। तो अब यहाँ पर ये 1 भी पॉजिटिव है, θ/sin थीटा ये भी पॉजिटिव है, और एंगल चूँकि आपका पहले क्वाड्रेंट में, तो पहले क्वाड्रेंट में कोस का होता है वो भी पॉजिटिव है। तो तीनों इनको जो चीज़ें पॉजिटिव होंगी, तो यहाँ पर जब आप इसको मतलब रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल तो हो गया 1, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, जो लेस देन का साइन है ग्रेटर देन का हो जाएगा, ये उलट जाएगा, ये उलटने के बाद आ जाएगा sin θ/θ, और ये उलटने के बाद आ जाएगा cos θ/1 दैट इज़ cos थीटा। ठीक होगी बात ये।
तो यहाँ पर मैंने ये वाला रिज़ल्ट इस्तेमाल कर लिया। अब अगली चीज़ आपके पास, इसको हम दोबारा ऐसे भी लिख सकते हैं फिर दोबारा कि भाई ये अपना ये इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और मैं लिख सकता हूँ जी कोस थीटा लेस देन है साइन थीटा ओवर थीटा से, और ये स्मॉलर है 1 से, यानी कि ये सबसे 1 सबसे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो यानी ये सबसे छोटा है, तो उसको भाई इधर लिख दिया। तरतीब चेंज कर दी यहाँ पर मैंने। क्लियर होगी बात ये। अब आखिरी स्टेप आपने ये करना है कि यहाँ पर लिमिट अप्लाई करनी है। ठीक है, आपने प्रूफ में देखा था कि यहाँ वहाँ पर हमने लिमिट ली हुई है, तो टेकिंग लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 वी हैव। अब आप लिमिट अप्लाई कर दें यहाँ पर, तो ये आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 cos थीटा लेस देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा। यहाँ पर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट पर क्या लिमिट अप्लाई कर रही है, ये वैसे ही रहेगा 1। ठीक है, लो जी। अब यहाँ पर आपने आखिरी काम ये करना है, यहाँ पर आपने लिखना है बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम। ठीक है, जो मैं पढ़ा के आया हूँ आपको पहले भी। बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम क्या था? सैंडविच थ्योरम में यही आपने पढ़ा था ना कि आपके पास अगर 3 फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, पहले इसमें सैंडविच थ्योरम से पहले यहाँ पर एक और स्टेप होगा। यहाँ पर अगर आप थीटा की 0 यानी लिमिट अप्लाई करते हैं, तो ये क्या बनेगा? cos 0 क्या होगा? 1 के बराबर। ये 1 आ गया, इधर नहीं लिमिट अप्लाई करनी दरमियान में, यही तो हमने प्रूव करना है कि ये 1 के बराबर है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा लेस देन आ गया 1, यानी 1 इससे स्मॉलर है और ये आगे फिर 1 से स्मॉलर है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ से सीधा निकलता है भाई ये 1 से बड़ा है और आगे फिर ये 1 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या, ये बजाते खुद 1 के बराबर है। ठीक है, लेकिन वो असल में कैसे लिखना है आपने असल में ये रीज़न देके लिखना है कि बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम में आपको मैंने यही बताया था ना कि आपके पास जनाब 3 फंक्शन है, एफ जी एच। ये 3 फंक्शन थे एफ जी एच, और इसमें मैंने आपको बताया था कि जो अगर एफ़ की लिमिट वही हो और जो एच की लिमिट का आंसर है, तो दरमियान वाले फंक्शन की लिमिट का आंसर वही होगा जो इन दोनों की लिमिट का आंसर है। यही बता गया है ना आपको मैं। तो यहाँ पर आप देखें दरमियान में पड़ा हुआ है साइन है थीटा ओवर थीटा, तो इसके लेफ्ट पर भी आंसर 1 है, इसके राइट पर भी आंसर 1 है, दोनों आंसर सेम है। तो लिहाजा आपने सिर्फ ये एक लाइन लिखने के बाद कि बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम, इसका जो आंसर आएगा ना लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, इसका आंसर भी 1 के बराबर आएगा। तो ये इस तरीके से आपने प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा थ्योरम है, जारी सी बात है, थ्योरम अमूमन लंबे ही होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसलिए वीडियो ज़रा लंबी हो गई, लेकिन खैर ये इंपॉर्टेंट है। जब आप इसे करेंगे तो चूँकि समझाने में भी खैर टाइम लगता है, इसलिए वीडियो ज़रा लंबी है। आप खुद करेंगे तो आसान हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखनी है बेटा कि ये जो रिज़ल्ट है थीटा की किस वैल्यू के लिए होल्ड करता है। साइन अबव रिज़ल्ट आल्सो होल्ड फॉर -π/2 लेस देन थीटा लेस देन 0। यानी कि यहाँ पर ये मैंने आपको प्रूफ करवाया है, वो प्रूफ करवाया था थीटा की इस कीमत के लिए जिसमें पहला क्वाड्रेंट शुरू होता है। यानी कि ये थ्योरम मैंने प्रूफ कराया यहाँ से यहाँ तक के लिए, पहले क्वाड्रेंट के लिए 0 से π/2 के दरमियान थीटा आपने लिया था एक्यूट एंगल। ठीक है, अगर आप इसको थीटा की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लेते हैं -π/2 से 0 के दरमियान, ठीक है, आपका थीटा बनता है। सही है, तो तब भी ये रिज़ल्ट आप प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन खैर जस्ट ये आपको इसलिए बताया कि आप कहीं MCQs में कभी पूछ ले कि भाई ये रिज़ल्ट थीटा की किस कीमत के लिए होल्ड करता है, तो ये आपने याद रखना है, इसके लिए भी होल्ड करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। ठीक है, ये थ्योरम पेपर में प्रूफ के लिए आ जाता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा स्टूडेंट लेवल पर ये मुश्किल होता है, लेकिन खैर इतना मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो आपकी एक्सरसाइज 1.3 है उसमें जो इस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको हम करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो अभी जो आपके सामने ये व्हाट्सएप का नंबर मेरा शो हो रहा है, आप इसके ऊपर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए बेटा हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफ़िज़।